नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे 2014 से लेके 2024, जिसको मैंने नाम दिया है डार्क एज ऑफ इंडिया। डार्क एज मैंने इसलिए दिया कि डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, सोशल फैब्रिक, पॉलिटिकल फैब्रिक, इकोनॉमिक फैब्रिक, हर चीज बुरी तरह से टॉन्ट है। बिल्कुल एक तरह से छिन्न भिन्न हो गई है, कुछ नहीं बचा है। कोई भी इंडेक्स देखिए, भारत बॉटम पे आपको नजर आएगा, इंक्लूडिंग हंगर इंडेक्स। बाकी डेमोक्रेसी और फ्रीडम और इन इंडेक्सेस की तो बात ही क्या करनी। यहाँ पर तो ऑलरेडी हम इतने बॉटम पर हैं कि अब इससे ज्यादा नीचे जाने की लगता है गुंजाइश बची नहीं है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू टच ओनली अफगानिस्तान एंड नोबडी एल्स। दूसरी बात यह है कि एक आम आदमी भी, जो कि आम जनमानस है भारत का, वो जिस लेवल पर त्रस्त है वो हमने पिछले कई डेकेड्स में कभी नहीं देखा। इतनी तरक्की होने के बावजूद भी आज भारत में जो गुर्बत है, जो बदहाली है, वो देखते ही बनती है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है डार्क एज। मध्यकालीन युग के अंदर या पाषाण काल में हम डार्क एजेस की बात करते थे, लेकिन जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इस काल को, 2014 से 24 के काल को डार्क एज का नाम दिया जाएगा। कि इस समय भी भारत के ऊपर एक ऐसे बादशाह का राज था जो तानाशाह था, जो अपनी मनमानियों से हर वो चीज करता था जो शायद डार्क एज के बहुत सारे राजाओं ने की थी। खैर, इससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा गुजरात के सभी भाई बहनों के लिए, और जहां पर ये लैंडफॉल अभी हुआ है, सुनने में आया है तूफान बिपरजॉय का, और मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम जानो माल का वहां नुकसान हो। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी इसका मेजर इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जहां जहां तूफान गुजर रहा है वहां लोगों के जानो माल की रक्षा हो और बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ये हमारी प्रार्थना है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज खासतौर से डार्क एज के ऊपर हमारे साथ चार विद्वान मौजूद हैं। बिलाल सब्जवारी जी, गिरीश जोशी साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, अनिल सिन्हा जी, सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश भाई, मैं आपके पास आऊंगा। आप गुजरात से हैं। गुजरात में इस टाइम तूफान का असर है। सबसे पहले तो 1-2 मिनट में बताइए कि तूफान बिपरजॉय के क्या कंडीशंस हैं। आप अहमदाबाद में इस टाइम, उसके बाद फिर मैं आपसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन करूंगा। गिरीश जोशी साहब। जी, सिचुएशन तो थोड़ा सा ग्रिम है एज पर द एस्टिमेटेड जो आईएमडी का जो रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि अभी वो लैंडफॉल होने की बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट टू स्टार्ट। और दिक्कत ये है कि उसकी जो स्पीड है एंटरिंग की, दैट इज अराउंड 155 किलोमीटर पर आवर। तो 120 का हमने 98 में देखा था। 1 महीने तक वहां पे लाइटें नहीं थी, पेड़ पूरे गिर गए थे, पेड़ जल गए थे, पोस्टर्स गिर गए थे। तो और 98 में शायद पॉपुलेशन उस वक्त बॉर्डर एरिया में बहुत कम थी। उसके बाद तो भूकंप के बाद वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो वी प्रे कि ज्यादा नुकसान नहीं हो, लेकिन जो भी होगा, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफी प्रिपरेशन की है। अराउंड 70,000 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द बॉर्डर एरियाज। पोर्ट्स वगैरह ने भी बिल्कुल वो इमरजेंसी डिक्लेयर की है। शिप्स वगैरह को मिड ओशन में भेज दिया है, उन्होंने पोर्ट पे किसी को रखा नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड। और जैसे आगे तो बॉर्डर एरियाज वालों को इसका एक्सपीरियंस भी है, तो खुद कुछ एनजीओज ने भी अपना वहां पे कुछ जगह खोल दी है, कि इन्होंने मंदिर खोल दिया है, किसी ने मस्जिद खोल दिया है। तो वहां पे सब प्रोटेक्टिव एरियाज में पब्लिक जा चुकी है। लेकिन उसकी स्पीड इंटेंसिटी है, वो कितना नुकसान करेगी वो देखेंगे। और इट इज ट्रैवलिंग थ्रू द कोस्ट, लेकिन क्योंकि वो ऑब्लोंग है तो जो घूमेगा, जब वो रोटेट करेगा, तो एंटिसिपेटेड कि विद इन 24 आवर्स अहमदाबाद, गुजरात के मेजर पोर्शन पे भी उसका बारिश और इसका हवा। यहाँ पे अभी भी वेलोसिटी अराउंड 35 to 40 किलोमीटर की ऑलरेडी दिखाई दे रही है। दिनेश जी, अब हम आते हैं सवाल पर, जो कि डार्क एज ऑफ इंडिया है। और आपको घृणा, विद्वेष, नफरत, हिंसा हर जगह नजर आ रही है। गोवा में जहां जो गोवानीज पुर्तगीज जो विरासत है उसको मिटाने की बातें हो रही हैं। उत्तराखंड में एथनिक क्लीजिंग वाली बातें हो रही हैं। इसके अलावा आपके महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान वगैरह और क्या कहते हैं कि औरंगजेब की बातें हो रही हैं। मणिपुर पूरा का पूरा जल रहा है। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं है पिछले 1.5 महीने से मणिपुर के ऊपर, एक भी वक्तव्य नहीं है, एक भी आह्वान नहीं है कि वहां शांति हो जाए। मैं ऐसे डार्क एज ऑफ डेमोक्रेसी कहता हूं। हर चीज इस समय डंप्स में है, आम आदमी की जिंदगी भी, और पूरा का पूरा जो जीवन का जो तंत्र होता है एक देश का, हर चीज डंप्स में है। बिल्कुल काला युग है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। जोशी सी, आपकी टिप्पणी।
दिनेश जी बिल्कुल सही कहा, बहुत ही एम्बिग्यूअस सिचुएशन है, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि इन्होंने जो अपना एजेंडा तय किया है ना, उसमें से ये किसी भी रीजन से डिविएट होने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट डिटर्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन। वो बहुत पहले एक कार्टून आया था कि मोदी जी चले जा रहे हैं हाथी की तरह और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। तो ये बिल्कुल जो इनका एजेंडा है, अभी आप देख लीजिए जो बैकग्राउंड में इतना सब डिस्टर्बेंस में भी वो अपना एजेंडा चला ही रहे हैं। अभी लेटेस्ट देखिए तो यूपीएससी का जो इन्होंने ये बना दिया चेयरमैन मनोज सिंह, ही इज एन स्टर्न आरएसएस, उनको छोटा मोदी कहा जाता है। तो ये जो एजेंसीज को कैप्चर करने का जो इनका एजेंडा, दैट इज गोइंग ऑन अनडिटर्ड। और सबसे बड़ा ताज्जुब का बात यह कि जिसको आप विश्व गुरु बोल रहे हैं, अमेरिका जाने के पहले अभी वो कहीं मैं पढ़ रहा था, एंथनी ब्लिंकन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने पूरा ये जयशंकर का तो बिल्कुल उन्होंने क्वेश्चन के सारे लाइन से जवाब दे दिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट कि हिंदूज तो अमेरिका में 1% है, 100 से ज्यादा मंदिर हैं और एक भी वहां पे ऐसा कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। और वो उन्होंने उसको सवाल पूछा है कि अगर इतना ही हिंदू और क्रिश्चियन के सिवा आप जो एजेंडा चला रहे हैं, तो क्रिश्चियंस तो माइग्रेट नहीं हो रहे हैं इंडिया से, दे आर फीलिंग स्टिल सेफ, तो हिंदूज क्यों माइग्रेट हो रहे हैं? क्योंकि आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। तो इस पे आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ये बोलने की बजाय कि हम लोग वहां माइनॉरिटी का ध्यान नहीं रखते। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस आई थिंक विल बी इन द फेस ऑफ द पीएम व्हेन ही विजिट्स। और दूसरा और भी एक रिपोर्ट जो देख रहा हूँ, बार काउंसिल में इतना सब चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद डिफरेंसेस देखने के बाद भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि लास्ट 5 ईयर्स में 21% ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर होने के बाद दे हैव हेल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट उन्होंने होल्ड करी है। तो दैट वाज डेफिनेटली एन इनकलकेशन। तो उन्होंने जो भी गलत किया होगा वो तो शायद बाद में पता चलेगा। तो ये जो इनकी वर्किंग सिस्टम है, इसको आप देखें तो इनको मणिपुर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोवा से नहीं पड़ेगा, कर्नाटक से नहीं पड़ेगा। अभी भी तमिलनाडु में इतना होने के बाद मिलते हैं, मिलने के बाद वहां पे सीबीआई पहुंच जाती है, तो उनको उन्होंने सीबीआई की एंट्री बंद करनी पड़ी। मतलब उन्होंने सारों को इतना सारा कंफ्यूज कर दिया है। अब ये जाके ब्लास्ट होगा या सबलाइम होगा, ये देखने की बात है। तो ये आपका बात सही है कि डार्क एज तो है, क्योंकि एवरीबडी इज कंफ्यूज कि इसमें करना क्या है। दिनेश जी आपने सही कहा। मैं प्रकाश जी के पास